हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। गुड इवनिंग। एंड आज की क्लास में हम करने के वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, वन लाइनर्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ योर क्लैट एज वेल एज एलेट पर्सपेक्टिव, राइट, या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दोनों के लिए भी वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट होते ही है। तो वो वन लाइनर्स हम लास्ट वीक में जितने भी थे वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज इन दिस दैट वी हैव इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट, जो CSIR है of India has recently signed MOU Memorandum of Understanding with which Academy of Science and Tech of which country to strengthen scientific relations। तो रिसेंटली इंडिया और किसी देश के बीच में हमारा जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की सरकार के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है, जहां पे MOU साइन हुआ है दोनों के बीच में फॉर शेयरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द साइंटिफिक रिलेशनशिप। अगर हम बात करते हैं CSIR के बारे में, तो CSIR काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके फाउंडर की बात करें तो रामास्वामी मुदलियार एंड शांति स्वरूप भटनागर। इनके शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम से तो साइंस की फील्ड में एक फेमस अवार्ड भी है, राइट, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एरकॉट रामास्वामी मुदलियार एंड शांति स्वरूप भटनागर जी। 1942 में बिफोर इंडिपेंडेंस इसको स्टार्ट किया गया था। इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके डायरेक्टर जनरल है करंटली कैलाश एलवी। इनके इसके जो करंटली डायरेक्टर जनरल है कलाई सेल्वी, इनका नाम है कलाई सेल्वी, एंड इसका हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन नई दिल्ली। अनुसंधान भवन, दैट इज रिसर्च, राइट, रिसर्च भवन जो लोकेटेड है नई दिल्ली में, वहां पे इसका CSIR का हेड ऑफिस है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एजुकेशनल फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अब इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, राइट। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार हो रहा है सोल, दैट इज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इट इज स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। तो इस सोल में किया क्या गया था, अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स है, अलग अलग फील्ड के जो फेमस पर्सन है, राइट, मान लो साइंस की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में जो लीडर है उनको बुलाया गया था, एंड वहां पे इनका ये सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव किया गया था। और इस सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया गया बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो Modi ji has inaugurated its first edition of the Seoul Leadership Conclave on 21st February. Seoul, that is School of Ultimate Leadership, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और इसके जो की नोट स्पीकर थे, जो इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट इनवाइटी थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कह सकते हो, वो थे भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टॉब्गे। शेरिंग टॉब्गे, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर इसके की नोट स्पीकर थे, एम्फसाइजिंग ऑन इंडियाज लीडरशिप in shaping the governance and public service, because India का one of the good friends and neighbor है Bhutan. This event was designed to bring together leaders from diverse sectors like politics, business, sports, media, spirituality, public policy to share their insight and experiences on leadership in different sectors. तो इन अलग अलग सेक्टर्स में इनका लीडरशिप का रोल कैसा रहा है उसके बारे में इनको बात करनी थी। Then who inaugurated प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ड्रिवन अब driven upgraded specialty neurosurgery, cardiovascular surgery building block at Sri Chitra Tribunal तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको लोकेशन याद नहीं रखनी है तो भी चलेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि एक नई स्कीम जो है, राइट, इस नई स्कीम को अपग्रेड किया गया है, राइट, अपग्रेड किया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और इसके अपग्रेड के अंदर जो मेन पर्सन थे वो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी है, राइट, इन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का ड्रिवन अपग्रेडेड सुपर स्पेशलिटी न्यूरो सर्जरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी सेंटर जो है, ये श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की बात करते हैं, राइट, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात करते हैं, 2006 में इस योजना को अनाउंस किया गया था, इम्प्लीमेंट आई थिंक 2003 में अनाउंस किया गया था, 2006 से इम्प्लीमेंट हुई थी। Objective is correcting the regional imbalances in the availability of affordable and reliable tertiary healthcare। तो यहाँ पे बात हो रही है टर्शियरी हेल्थ केयर की। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर क्या होता है। फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी का मतलब होता है जनरली किसी को सर्दी बुखार जुखार, है ना, सर्दी बुखार जुकाम,
टाइप कुछ हो जाता है। तो जिस जहां पे हम ओवर द काउंटर मेडिसिन या डॉक्टर को बेसिक दिखा के दवाई ले लेते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी जहां पे हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, जैसे कि डेंगू टाइप की बीमारी हो जाती है, राइट, डेंगू जैसा होता है या कॉलरा जैसी चीज होती है, राइट, तो यहाँ पे हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, बट ऑफ कोर्स उतना ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है। एंड टर्शरी केयर वो होता है जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है, जैसे कि कैंसर। तो कैंसर टाइप की बीमारियों के केयर की बात की गई है अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर इस कैंसर जैसी बीमारियों टर्शरी केयर के लिए इसको बोला गया। अब इस पर्पस क्या था इस स्कीम का? वैसे भी द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम वाज सेटिंग अप एम्स लाइक इंस्टीट्यूट, राइट, नए एम्स बनाना या एम जैसे इंस्टीट्यूट बनाना। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको अपग्रेड करना, उनको भी टर्शरी केयर में, है ना, अच्छा कुछ कर सके उस टाइप के उनको हॉस्पिटल्स बनाना। दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो उसी को गवर्नमेंट आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। देन नेक्स्ट वी हैव ट्राइफेड। लास्ट क्लास में भी हमने ट्राइफेड के बारे में पढ़ा था, जब हमने आदि महोत्सव के बारे में पढ़ा था। आदि महोत्सव जो ट्राइबल फेस्टिवल है जिसको ट्राइफेड ने ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो इस ट्राइफेड ने जब आदि महोत्सव किया गया, उस आदि महोत्सव के दौरान, ड्यूरिंग दिस आदि महोत्सव ओनली, जो ट्राइफेड है उसने क्या किया, ये दे इंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके टाई अप हुआ कि हाँ भाई ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म से बेचने में हेल्प की जाएगी? तो फर्स्ट इज मीशो, सेकंड इज इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन, जो खाना बनाने वाले ना, कुलिनरी एसोसिएशन, एंड थर्ड इज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन्होंने तीनों के साथ इनका यू कैन से एक तरीके से अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो अब मीशो पे आपको ट्राइबल प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत लोग यूज करते होंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी टी, दैट इज ऑल थ्री। अगर हम बात करते हैं ट्राइफेड के बारे में, पिछली बार भी हमने देखा था, इट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे ट्राइफेड कहते हैं। फॉर्म्ड इन द ईयर 1987, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अर्जुन मुंडा इसके जो ट्राइबल मिनिस्टर है हमारे, वो है जिसके मेन रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर। अगर एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो है राम सिंह राठवा। राम सिंह राठवा ये इसके चेयरपर्सन है, राइट, चेयरमैन ऑफ ट्राइफेड, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ट्राइफेड काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गॉट 1 ईयर एक्सटेंशन, राइट, किसको अभी 1 साल का ईयर एक्सटेंशन मिला है एज सीईओ ऑफ नीति आयोग? सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो फर्स्टली नीति आयोग क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, तो आपको नीति आयोग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग। जैसे कि नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यस, देयर इज अ फुल फॉर्म कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इससे पहले अब नीति आयोग जो है वो हमारे देश में आया इन 2015, 2015, 1 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया। इसके बारे में अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 15 अगस्त को इन्होंने अनाउंस किया था कि स्क्रैप कर रहे हैं किस चीज को? दे आर स्क्रैपिंग प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन हमारे देश में था, जो 5 ईयर प्लान देता था, जिन्होंने हमारे देश में 12 5 ईयर प्लान दिए थे, राइट, 12 FYP, जो लास्ट था 2012 से 2017 तक जो चल रहा था। इस लास्ट 5 ईयर प्लान के बाद ये खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे नीति आयोग जो है वो 2015 से काम करना शुरू कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? द प्रॉब्लम इन प्लानिंग कमीशन वाज कि प्लानिंग कमीशन जो है वो एक टॉप डाउन अप्रोच लेके चलता था। दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया के लिए प्लान बनाए जाते थे। वन शू फिट्स ऑल अप्रोच भी इसे कहा जाता है। वन शू फिट्स ऑल मतलब एक ही जूते में सबको डालने की कोशिश। नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, सेंट्रल इंडिया की अलग है, साउथ इंडिया की अलग है, लेकिन सबको एक साथ एक ही चीज प्रोवाइड कर देने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाला। वी नीड एरिया स्पेसिफिक अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, बिकॉज हमारे देश में 50 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाता है, भाषा से लेके, तो है ना, जो खाने पीने का क्यूजीन होता है वो भी बदल जाता है। तो दैट्स व्हाई हमारे देश के लिए प्लानिंग कमीशन उतना सक्सेसफुल नहीं था एंड हमें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो मेनली रिसर्च करे अबाउट किस तरीके से हमारे देश में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एरिया स्पेसिफिक अप्रोच लिया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई
बनाया गया नीति आयोग को, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बनाया गया। और इस नीति आयोग के चेयरमैन जो हेड थे, प्लानिंग कमीशन के हेड जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वैसे ही नीति आयोग के हेड भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। एंड देन वी हैव वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड देन वी हैव सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट सीईओ ऑफ नीति आयोग, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन का नाम आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। इनको अभी 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड करके दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, तो इस प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे देश के फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाया गया था बाय हुम, सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। तो हमारे देश के जो 3 5 ईयर प्लान थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दे आर वेरी फेमस। जैसे कि फर्स्ट को कहते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल, इन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान दिया था। सेकेंड को कहते हैं PC महालनोबिस मॉडल एंड थर्ड इज कॉल्ड एज गार्डगिल फॉर्मूला। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट FYP, सेकंड FYP, थर्ड FYP क्या है। एंड यस, देन नीति आयोग अब आ चुका है। और नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग मेनली एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। कितने भी जो हमारे देश में यू कैन से अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग फील्ड के, उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। मेनली रिसर्च, साइंस एंड टेक, AI, इन सब के ऊपर नीति आयोग को काम करने का एक डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। देन BVR सुब्रमण्यम, जिनका अभी एज अ CEO 3 साल, सॉरी 1 साल का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। देन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि होता है 21 फरवरी को, ये कौन से देश ने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, या कौन से देश ने इसके बारे में दुनिया भर में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? सो इट वाज इन द ईयर 1999, जब यूनेस्को की, यू कैन से यूनाइटेड नेशन का एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनेस्को कहते हैं, उसने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बांग्लादेश, राइट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बांग्लादेश इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। सो Bangladesh International Mother Language Day is observed annually on 21st of Feb to promote awareness. It was proclaimed by the General Conference of UNESCO in 1999. UNESCO, जिसका head office is located in Paris, right? Paris, in front of, you can see, आईफिल टावर के पास। तो यूनेस्को जो है वो तब से इसे मदर लैंग्वेज डे का डे सेलिब्रेट करता है। बांग्लादेश के कहने पे हुआ था। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ FBI, द USA का टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अब सबसे पहला सवाल भाई, CBI समझ आता है कि हमको पूछ लिया गया, FBI हमें क्यों पूछा जा रहा है? तो FBI हमें क्यों पूछा जा रहा है? अगर ये आप नाम देख लो, अगर ये आप नाम देख लो, कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों पूछा गया है। दिस हैज बीन आस्क्ड बिकॉज किसी इंडियन ओरिजिन के पर्सन का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका नाम है काश पटेल, जिनका नाम है काश पटेल, वन ऑफ द वेरी पसंदीदा पर्सन ऑफ DJ ट्रंप, राइट। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके वन ऑफ द फेवरेट पर्संस है ना, है ये, एंड दैट्स व्हाई इनको अपॉइंट भी किया गया है वहां की सबसे बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नए डायरेक्टर। सो काश पटेल, रिपब्लिकन कंट्रोल्ड US Senate confirmed Kash Patel as a staunch loyalist of DJ Trump to be the new director of FBI। तो अगर हम FBI की बात करें, 1908 में स्टार्ट हो गया था FBI, 1908 में स्टार्ट हुआ था एज अ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसे कहते थे पहले। 38,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है एंड यस, US की एजेंसी है। एंड करंट हेड जो है वो है काश पटेल, द डायरेक्टर। एंड अगर हम डेप्यूटी डायरेक्टर की बात करते हैं तो डॉन बेंगिनो, नो नीड टू रिमेंबर, इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे काश पटेल है। इनका नाम आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है, काश पटेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड पूसा कृषि विज्ञान मेला? सो वन ऑफ दोज मेला जो हर साल होता रहता है। पूसा जो इंस्टीट्यूट है जो अब दिल्ली में लोकेटेड है, वैसे अगर हम पूसा इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो पूसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 1905 पूसा बिहार में। तो ये पूसा इंस्टीट्यूट मेनली एग्रीकल्चरल रिसर्च में काम करता है। पूसा नाम की जगह है बिहार में, वहां पे इसको स्टार्ट किया था 1905 में, लेकिन लेटर इसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, और उसका नाम लेकिन पूसा से ही लिया गया। इसको आज भी पूसा इंस्टीट्यूट ही कहते हैं। और इस पूसा इंस्टीट्यूट में फिर अभी कृषि विज्ञान मेला लगा। देयर इज पूसा रोड, पूसा इंस्टीट्यूट, पूरा ये एरिया बन चुका है पूसा का अब इन दिल्ली।
और राजेंद्र प्लेस के पास है ये। और इसको यहाँ पे कृषि विज्ञान मेला होता है और उस कृषि विज्ञान मेला को इनॉग्रेट किया गया बाय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बिकॉज कृषि का है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिल्ली में अवेलेबल है, तो उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, राइट। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट किया कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली। इस साल जो थीम थी वो थी उन्नत कृषि विकसित भारत, राइट। उन्नत कृषि विकसित भारत वाज द थीम फॉर दिस ईयर्स कृषि विज्ञान मेला, इस साल के कृषि विज्ञान मेले की। दिस ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। द थीम फॉर दिस ईयर, ये तो वही वही हो गया, एग्रीकल एडवांस एग्रीकल्चर नहीं, देयर इज सम कंफ्यूजन, है ना। ये पिछली साल का है शायद, दिस इज ऑफ लास्ट ईयर, इसको नहीं आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये वाला उन्नत कृषि विकसित भारत ये। अच्छा, इसी को इंग्लिश फॉर्मेट में कर दिया है, एडवांस्ड एग्रीकल्चर डेवलप्ड इंडिया, इसी का इंग्लिश फॉर्मेट है, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1905 इन पूसा बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड 1936 इट वाज शिफ्टेड टू नई दिल्ली वेयर इट इज करंटली लोकेटेड। तो अब पूसा इंस्टीट्यूट नाम से इसको जाना जाता है। देन इंडिया बिकम्स second country recently in the world to launch electronic personal लाइसेंस फॉर पायलट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है इंडिया। तो किसके लिए, जो हमारे पायलट होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस इशू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। ऑफ कोर्स पहला देश कौन था, फर्स्ट कंट्री टू डू दिस वाज चाइना। पहला देश जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस इशू करना शुरू किए फॉर पायलट इज चाइना। Let's move on to next news that we have is who clinched the gold medal at Asian Snooker Championship in Doha recently. So, snooker, one of the famous sport in India and one of the sport जिसमें इंडियन काफी लंबे टाइम से डोमिनेट कर रहे हैं। और अभी एशियन चैंपियनशिप हुई, इस एशियन चैंपियनशिप को जीता गया है बाय इंडिया के फेमस स्नूकर प्लेयर जिनका नाम है पंकज अडवाणी। जिनका नाम है पंकज अडवाणी, तो काफी फेमस है, इंडिया से पहले कह सकते हो प्लेयर जिन्होंने इतने सारे अवार्ड जीते हैं। रिसेंटली जो इन्होंने अभी एशिया स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, दिस वाज आई थिंक देयर 14th गोल्ड मेडल एट द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। 14 बार ये गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत चुके हैं, तो देख सकते हो आप कितने साल से डोमिनेट कर रहे हैं स्नूकर इंडस्ट्री को या स्नूकर गेमिंग को पंकज अडवाणी जी। देन आप मुझे एक बात बताइए कि इसी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में इस बार ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन इससे पहले एक बार यू कैन से अच्छे मेडल्स ला चुकी है इंडिया की एक फीमेल इन वुमेन्स कैटेगरी। वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया में इनको ब्रॉन्ज मिला है ना, इस एशियन चैंपियनशिप में, और इससे पहले भी अच्छे अवार्ड इंडिया के लिए ला चुके हैं। देन रिसेंटली मोहम्मद शमी बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 विकेट सरपासिंग हुज रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड सरपास करके अभी मोहम्मद शमी ने 200 विकेट का जो है ना, कल की मैच तो हम खैर बढ़िया से हारते हारते जीत गए, अब कल जो है वो अच्छा रहे ये उम्मीद रहेगी। कल हमारी मैच थी न्यूजीलैंड के साथ, है ना, और न्यूजीलैंड के साथ 249 बना के थोड़ी सी गाड़ी डगमगा गई थी, और ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली जी का उड़ता हुआ कैच लिया था, और फिर वरुण चक्रवर्ती जी ने एक दो कैच छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 विकेट लेके इंडिया को मैच भी जिता दिया, तो हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन यस, अब इंडिया का इंपॉर्टेंट मैच जो कि आने वाला है कल विथ ऑस्ट्रेलिया, अगर ये जीत जाते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा, बिकॉज फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट जो है ना वो सेमीफाइनल होस्ट कर पाएगा ना वो फाइनल होस्ट कर पाएगा, बस लीग मैचेस होस्ट करके लीग मैचेस से ही बाहर होने वाला देश बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं मोहम्मद शमी, अच्छा इनके आंसर इज अजीत अगरकर, राइट। अजीत अगरकर जी जो है ये इससे पहले इस रिकॉर्ड को होल्ड करते थे, अब जो है इसको सरपास कर दिया गया है बाय मोहम्मद शमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, विच टेक जायंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मजोराना वन क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू। तो मैजोराना या जो भी आप बोलना चाहो मेयोराना, है ना, तो थोड़ा किसी चीज से सिमिलर नाम इन्होंने ले लिया है। तो मैजोराना वन क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ये एक काइंड ऑफ चिप कह सकते हो, या एक कंप्यूटर जो है वो फ्यूचर में इसका यूज करके बन सकता है। इसको बनाया गया है बाय
माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया. माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन क्वांटम कंप्यूटिंग विथ इंट्रोडक्शन ऑफ Majorana 1 chip, a processor built using novel topological core architecture. Microsoft का Majorana 1 is a 8 qubit chip and the modest compared to the rivals like Google's Willow, which is 106 बिट्स, है ना, क्यूबिट्स की बात करते हैं, या आईबीएम का आर टू विच इज 156 क्यूबिट. तो एक बहुत ही एडवांस टाइप का ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने इसको लॉन्च किया है, बट अब देखते हैं किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं. एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एरिया जिसके अराउंड आपके एग्जाम में सवाल जनरली पूछे जाते हैं. क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ होता है, सुपर कंप्यूटिंग में कुछ होता है, दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर या इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आता है न्यूज में तो उस पर सवाल आता है. तो इसीलिए दोनों चीज आपको मुझे आज चैट बॉक्स में बतानी है कि इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव टिल देन. Whose tenure as DCGI has recently been extended by 1 year. एक साल से टेन्योर किस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया गया है. तो DCGI फर्स्टली कौन होते हैं, क्या करते हैं, तो इनकी अगर हम बात करते तो हमारे देश का जो मेडिकल इंडस्ट्री है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे देश में जो मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह जो बनते हैं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, उसका जो स्टैंडर्ड कंट्रोल करने का काम है वो DCGI के अंडर मेनली दिया जाता है. दैट इज ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया, और ये अप्रूव करते हैं अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग वैक्सीन को हमारे देश में. और यहाँ पे राजीव सिंह जी जो है उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है एज DCGI ऑफ इंडिया फॉर 1 more year. तो जस्ट रिमेंबर द नेम राजीव सिंह. इनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट इन्होंने एक साल के लिए DCGI की पोस्ट पे एक्सटेंड कर दिया है, तो यही रहेंगे यहाँ पे. The next news that we have is who has recently been named as the Times Woman of the Year. तो टाइम ने वुमेन ऑफ द ईयर में 13 अलग अलग कैटेगरी में जिन वुमेन ने सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट किया है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चीज की है, कुछ अच्छा करने का कोशिश किया है, उन वुमेन को इस टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर की तरह रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें इंडिया से भी एक पर्सन है जिनका नाम क्या है, जिनको मैं तो पहले से पढ़ता था इनके बारे में, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन. वैसे नाम तो सारे फेमस थे यहाँ पे, लेकिन पूर्णिमा देवी बर्मन की अगर हम बात करें तो ये फेमस लेडी है फ्रॉम असम, राइट. असम से ये फेमस लेडी है एंड शी इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड हरगीला बर्ड. हरगीला बर्ड जिसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड था, इसका नंबर इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाया है, 1800 से ज्यादा हरगीला बर्ड को इन्होंने खत्म होने से रोका है. इट्स अ वेटलैंड हैबिटेट ऑर्गेनाइज्ड लोकल, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ऑर्गेनाइज लोकल पीपल स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट द हरगीला बर्ड. लोकल पॉपुलेशन कंसिडर्ड हरगीला एज एन अनवांटेड बर्ड एंड डिस्ट्रॉयड देयर नेस्ट. एस्टैब्लिश्ड हरगीला आर्मी विच इंक्लूड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन. ड्यू टू her efforts, right, population of Hargila bird increased to about 1800. In 2017, Dr. Purnima Devi also received highest civilian award for Indian women, जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति पुरस्कार. तो 2017 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है एंड उसके बाद 2017 और 2024 में विटली का गोल्ड अवार्ड, विटली का एक गोल्ड अवार्ड ये भी इनको मिल चुका है. और अब तो इनको जो टाइम मैगजीन है उन्होंने वुमन ऑफ द ईयर जो 13 वुमेन इन्होंने चूज करी थी उसमें वन ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी को दिया गया. इकलौती वुमेन है फ्रॉम इंडिया इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर. इंडिया की इकलौती लेडी है इस पूरी लिस्ट में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड नयन मित्रम 2.0. तो नाम से ही पता चल रहा है, नयन मतलब आंखों की बात हो रही है, मित्रम मतलब कोई उसकी जांच से रिलेटेड इनोवेशन किया गया है. सो नयन मित्रम 2 की अगर हम बात करते हैं तो नयन मित्रम 2 एक अर्ली कह सकते हो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर आई रिलेटेड डिसीजेस, आंखों से रिलेटेड डिसीजेस का अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो ताकि अर्ली स्टेज में उसको सॉल्व भी किया जाए. इसलिए इसको लॉन्च किया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट. AI ड्रिवन आई स्क्रीनिंग इनिशिएटिव एम्ड एट अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्रोनिक आई डिसीज बाय केरला गवर्नमेंट. तो ये केरला का है, ठीक है. देन नेक्स्ट न्यूज,
who has recently become the first Indian to break a 13-minute barrier in men's 5000 indoor race. 5000 मीटर इंडोर रेस जो होती है उसको कौन जीता है? तो जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट करना बस. Okay, so who has recently become the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5000 इंडोर रेस? तो एक मेंस 5000 इंडोर रेस जो क्वालिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं ओलंपिक के लिए खेली जाती है, और इस ओलंपिक रेस का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया गया है बाय गुलवीर सिंह. इंडिया के गुलवीर सिंह बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक द 13-minute barrier in the men's 5000 meter indoor race. Then next, what is the name of the app recently launched by RBI for providing instant access to India's economic and financial data? इंडिया का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा हमारे देश के लोगों को पता चलना चाहिए, इसके लिए आरबीआई ने रिसेंटली ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम ही है आरबीआई डेटा. सीधा सीधा है ना, आरबीआई डेटा इसका नाम है. तो वन ऑफ द आरबीआई का फंक्शन टू मेंटेन इंडिया का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा एंड मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक वाया आरबीआई डेटा नाम का ऐप. तो ये आरबीआई डेटा ऐप है, इसका नाम याद रख लेना. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ 10 लाख ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर फ्लाउंटिंग देयर ब्रोकर्स फ्लाउंटिंग स्टॉक्स ब्रोकर्स रूल्स? तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि एक्सिस सिक्योरिटीज, अब इसी से आधा क्वेश्चन का आंसर तो हो ही जाएगा. एंड स्टॉक ब्रोकर की बात हो रही है तो कौन लगाएगा, वो भी आधा आंसर आ ही जाएगा. तो एक्सिस ने क्या किया था? एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने जो स्टॉक्स है उनको ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर्स के रूल जो है उसको थोड़ा सा फ्लाउंट किया, उसका थोड़ा सा है ना फ्लाउट कह सकते हैं उसको, थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया, उसमें लूपहोल ढूंढने की कोशिश करी. एंड इवेंचुअली फिर उनके ऊपर सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, माधवीपुरी बुश है ना, जो 1988 में बना था. 93 92 के आसपास हमने बात की थी कि इसका फिर क्या हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी ये. तो उसी सेबी ने अब इसको एक्सेस सिक्योरिटीज के ऊपर 10 लाख रुपए का जो है वो पेनाल्टी लगाया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी has partnered with which company to develop cutting edge see-through armor system equipped with multispectral HD sensor? तो सी थ्रू आर्मर सिस्टम बनाना चाह रही है इंडियन नेवी बनाना चाह रही है सी थ्रू आर्मर सिस्टम, और इसके लिए हमने एक कंपनी का साथ लिया है जिसका नाम है टोनबो इमेजिंग. जिसका नाम है टोनबो इमेजिंग. इस टोनबो इमेजिंग के साथ मिलकर इंडियन नेवी ये करने की कोशिश कर रही है. इंडियन नेवी वैसे एक और बार आज न्यूज में आएगी, तो इसीलिए आपको मुझे बताना है अगेन इन द चैट बॉक्स कि हु इज द हेड ऑफ इंडियन नेवी करंटली. इंडियन नेवी के जो एडमिरल है, राइट, कौन है इंडियन नेवी के करंट एडमिरल, आपको ये बताना है मुझे. इनका रिटायरमेंट एज होता है 62 ईयर्स, जस्ट लाइक द रिटायरमेंट एज ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स के चीफ, राइट. एंड सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो उनका होता है 65 ईयर्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मध्य प्रदेश? तो भाई जानते ही है सब लोग बागेश्वर धाम को. एंड धीरेन्द्र, राइट, जो वहाँ के धीरेन्द्र जी है वो काफी फेमस एक हमारे स्पिरिचुअल लीडर हमारे देश के हैं. तो इस बागेश्वर धाम में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी बनाई जाएगी, बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस इंस्टीट्यूट. और इस बागेश्वर धाम की जो फाउंडेशन स्टोन थी उसका मीटिंग भी काफी फेमस हुआ, बिकॉज मोदी जी खुद गए थे और बागेश्वर धाम के जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई और उनका
फोटो वोटो भी वायरल हुए थोड़े से, बिकॉज धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से मन की बात समझ लेते हैं, वैसे मोदी जी भी मन की बात करते हैं पब्लिक के साथ, है ना। तो इस वजह से ये काफी फेमस मीटिंग हुई। तो जस्ट रिमेम्बर द नेम, मोदी जी गए थे यहाँ पे, जिन्होंने 24 फरवरी को इस बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट एमपी का, इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राइट, इनके अंडर ये जो है एक गरहा विलेज नाम की जगह है जहां पे इनॉग्रेशन किया है। देन नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव ऑन योर स्क्रीन, इंडियन नेवी, जैसे कि मैंने बोला था अभी फिर से न्यूज में आई थी, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर शिप टू MTDC, that is Maharashtra Tourism Development Corporation, फॉर कन्वर्जन इनटू अ अंडर म्यूजियम। तो एक इंडियन नेवल शिप को, INS, राइट, INS दैट इज इंडियन नेवल शिप, तो एक इंडियन नेवल शिप को कन्वर्ट करना है इनटू अ अंडर वाटर म्यूजियम। तो इस इंडियन नेवल शिप की कौन सी इंडियन नेवल शिप की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है, आई थिंक 2024 में डिकमीशन की गई इंडिया की नेवल शिप जिसका नाम है INS गुलदार। तो INS गुलदार की यहाँ पे बात हो रही है। सो INS गुलदार हैज बीन हैंडेड ओवर टू MTDC फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस शिप इनटू अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। Then, who inaugurated the first ever regional dialogue on global coalition for social justice at New Delhi? Again, why this is important? Because this is the first ever regional dialogue, or you can say on global coalition, right? Global coalition for social justice. इसके लिए बनाया गया हमारे देश का ये पहला डायलॉग, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय, या फिर इसको इनॉग्रेट किया गया बाय हमारे मिनिस्टर मनसुख मांडवीय जी। मनसुख मांडवीय जी inaugurated the first ever regional dialogue on global coalition for social justice at भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत मंडपम में किया गया। एंड दिस coincided with the 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, ESIC का 74th फाउंडेशन डे भी था, उसी के साथ ये भी चीज की गई to improve social security or social justice for our employees of all over India. Then Times Higher Education has released World Reputation Ranking 2025, the university which tops this list. ऑफ कोर्स, है ना, हमारे देश की तो है नहीं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो टाइम का रेप्यूटेशन रैंकिंग होता है उसको टॉप किया है? तो दिस हैज बीन टॉप्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन की जो ये वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग आती है इसको। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने THE का वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग इवैल्यूएट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कंटिन्यूज टू डोमिनेट द रैंकिंग इन द 14th consecutive year, followed by यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड MIT। तो 14वीं बार ये पहली स्टॉप, है ना, स्पॉट पे आया है। दूसरे स्पॉट पे ऑक्सफोर्ड और MIT दोनों ने शेयर किया है। अगर इंडिया की बात करें तो हालत उतनी अच्छी है नहीं। इंडिया के ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूट हैव सीन ड्रॉप इन देयर रैंकिंग्स कंपेयर टू द वन रिलीज्ड इन 2023, उससे ड्रॉप है। जैसे कि IISc बैंगलोर पहले 101 से 125, अब ये 101 से 125 बीच वालों को एक एक रैंक नहीं देते। तो 101 से 125 के बीच में पहले हुआ करता था, वही अब 201 से 300 के बीच में जा चुका है। 201 से 300 के बीच में जा चुका है। IIT दिल्ली, IIT मद्रास विच नाउ रैंक्ड, ये भी 201 से 300 में जा चुका है। पहले 151 से 175 या 176 से 200 इस रैंकिंग में आता था, लेकिन अब और नीचे जा चुका है, 201 से 300, 201 से 300 की रैंकिंग में ये जा चुका है। देन रिसेंटली मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब won their second Indian Super League ISL विनर शील्ड डिफीटिंग विच फुटबॉल क्लब? तो मोहन बगान हर कोई जानते ही है, मोहन बगान सुपर जायंट जो फेमस फुटबॉल क्लब है ऑफ यू कैन से वेस्ट बंगाल, है ना। तो इस मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने रिसेंटली उड़ीसा को हरा के ISL अपने नाम किया है। उड़ीसा FC, उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा के 1-0। तो ISL they have defeated Odisha at विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम इन कोलकाता, राइट, कोलकाता में ये मैच हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोहन बगान एक बहुत ही पुराना फुटबॉल क्लब, हमारे देश का सबसे पुराना, कई बार
एशिया का सबसे पुराना कहा जाता है 1989, सॉरी 1889 में स्टार्ट हुआ 15 अगस्त को, एंड मोहन बगान स्पोर्टिंग क्लब नाम से सॉल्ट लेक स्टेडियम में अभी इसका जो होम ग्राउंड है वो है। एंड अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो संजीव गोयनका जो है ये इसके चेयरमैन है, राइट। संजीव गोयनका जो है इसके चेयरमैन है, एंड अभी ये चैंपियन बन गए हैं ISL। देन लीजेंडरी उड़ीसी डांस जो होता है, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, 8 में से इनकी जो एक फेमस मायाधर राउत, राइट, मायाधर राउत, इनका डेथ हुआ है एट व्हाट एज, मायाधर राउत जी का किस एज पे डेथ हुआ है, तो ये अपन को एक बार देखना है। लीजेंडरी उड़ीसी डांसर, तो 92 की एज में, राइट। फादर ऑफ उड़ीसी डांस भी इनको कहा जाता था, फादर ऑफ उड़ीसी डांस, इनका डेथ हुआ है। एंड हमारे देश की अगर क्लासिकल डांसेस की हम बात करें तो जैसे कि भरतनाट्यम वी हैव फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, कथकली फ्रॉम केरला, सत्रिया फ्रॉम असम, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला अगेन। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। विद इन दिस दो स्टेट जिनके दो अलग अलग डांस है, दोज आर केरला, केरला का एक तो है मोहिनी अट्टम एंड दूसरा है कथकली, राइट। एक है मोहिनी अट्टम एंड सेकंड इज कथकली। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव। Who has recently been awarded honorary knighthood from the UK? लास्ट क्लास में ही हमने शायद नॉर्मल नाइटहुड की बात की थी, यहाँ पे बात हो रही है ऑनररी नाइटहुड के बारे में। ऑनररी नाइटहुड दिया जाता है बाय यूके फॉर इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। और नाइटहुड देखा था हमने, सर का टाइटल जब आप लगा सकते हो यूके में तो उसे नाइटहुड कहा जाता है। तो KBE विच इज कंसिडर्ड एज ऑनररी नाइटहुड, तो ये ऑनररी नाइटहुड कौन देता है? यूके के जो राजा होते हैं या क्वीन होती है वो देते हैं। करंटली अगर यूके की बात करें तो किंग है वहां पे चार्ल्स, है ना, किंग चार्ल्स। उन्होंने ये ऑनररी नाइटहुड, उन्होंने क्या किया है, इस ऑनररी नाइटहुड को दिया है इस बार सुनील भारती मित्तल जी को। सुनील भारती मित्तल, एयरटेल की हम बात करते हैं ना, तो ये सुनील भारती मित्तल जी, इनको दिया गया है इस बार ये ऑनररी नाइटहुड, राइट, ऑनररी नाइटहुड। इसके पहले भी और भी लोगों को दिया जा चुका है, जैसे कि जमशेद जी ईरानी 1997 फॉर्मर टाटा स्टील के डायरेक्टर थे ये। देन रविशंकर जी रिनोन्ड सितार माइस्ट्रो। देन रतन टाटा जी 2009 टाटा सन्स। तो इंडिया और यूके के बीच में बिजनेस रिलेशन अच्छे करने के लिए या बिजनेस करने के लिए अच्छे से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो होते हैं इंडिया में वो इस अवार्ड को देते हैं। अप्रूव किया जाता है बाय द किंग ऑफ और क्वीन ऑफ यूके, राइट। एंड इस बार ये दिया गया है सुनील भारती मित्तल जी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी फ्रॉम द लास्ट वीक। आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।